1946 के इलेक्शंस में बंगाल से मुस्लिम लीग ने भरपूर कामयाबी हासिल की, मुस्लिम लीग ने अक्सरियत हासिल की। लेकिन क्या बंगाल के मुसलमान ने 1946 के इलेक्शन में यह सोचकर मुस्लिम लीग को वोट दिया था कि उसका अमार सुनार बंगला, उसका गोल्डन बंगाल एक साल बाद ही 1947 में दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा? क्या बंगाल के मुसलमान ने यह सोचकर 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग को वोट दिया था कि 47 के बाद जागीरदार उस पर मुसल्लत रहेंगे? क्या बंगाल के मुसलमान ने यह सोचकर मुस्लिम लीग को वोट दिया था कि 1954 में इलेक्शंस में जब यूनाइटेड फ्रंट पार्टी मुस्लिम लीग का सफाया कर देगी तो वेस्ट पाकिस्तान के जो फौजी हुक्मरान जागीरदार उस मैंडेट की तौहीन करके रख देंगे, गवर्नर राज का निफाज कर देंगे? क्या ये सब सोचकर बंगाल के मुसलमानों ने 1946 में मुस्लिम लीग को भारी अक्सरियत से कामयाब कराया? ये है वो अहम सवाल जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में। हिस्ट्री को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश और जुस्तजू करने वाले तमाम स्टूडेंट्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। 1946 का इलेक्शन मुस्लिम लीग ने वैसे तो बाकी जगहों पर भी जो मुस्लिम सीट्स थी वहां पर अक्सरियत हासिल की केपीके के अलावा, लेकिन बंगाल में मुस्लिम लीग की अक्सरियत बड़ी भरपूर थी। अगर आप देखें 1946 के रिजल्ट्स देखें सूबाई असेंबली की जो बंगाल की असेंबली में हुए थे तो ये बताते हैं कि 250 कुल सीट्स थी और 250 सीट्स में से जो 119 सीट्स रिजर्व थी मुसलमानों के लिए। इन 250 में से 119 सीट्स जो रिजर्व थी यहाँ मुस्लिम लीग ने 113 नशस्तें हासिल की, 113, यानी अच्छा भला ही अक्सरियत है। कांग्रेस 86 और अदर्स 51। अब इसमें तो कोई शक नहीं रहा कि बंगाल के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को पूरा मैंडेट दे दिया, भरपूर मैंडेट दे दिया, यानी 117 सीट्स दे दी 119 मुसलमानों की, और मिलाकर भी 250 में से भी हम देखें तो ये बड़ा अच्छा एक वाज़ेह अक्सरियत थी। 113 सीट मुस्लिम लीग ने जीती थी। लेकिन इसके पीछे जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा, क्या बंगाली मुसलमानों की अक्सरियत ये समझ रही थी कि बंगाल तकसीम हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम प्राइमरी सोर्स देखते हैं कि बंगाल का मुसलमान क्यों ऐसा समझ रहा था कि बंगाल एक रहेगा, बंगाल को तकसीम नहीं किया जाएगा। प्राइमरी सोर्स देखिए, लाहौर रेजोल्यूशन मार्च 1940, जिसको बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। इसका हम ओरिजिनल टेक्स्ट अगर देखें, प्राइमरी सोर्स हम देखें तो ये आपके सामने आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। यहाँ ये जिक्र तो है कि जो मेजॉरिटी स्टेट्स हैं मुसलमानों की नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न जोन्स में, यानी ये जो आज का पंजाब, आज का सिंध, आज का केपीके है यहाँ, और फिर जो आज का बंगाल है, यहाँ पर अब लफ्ज देखिए, इंडिया शुड बी ग्रुप टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स का यहां जिक्र किया गया है जो मार्च 1940 का रेजोल्यूशन था। और अब मुस्लिम लीग ने किया क्या? यानी इलेक्शन में तो मुस्लिम लीग कामयाब हो गई, मुस्लिम लीग जीत गई बंगाल से इलेक्शन जीतने के बाद अप्रैल 1946 में मुस्लिम लीग ने अपने कामयाब होने वाले तमाम जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, सूबाई असेंबलियों के, उनका इजलास बुलाया। और फिर अप्रैल में ही ये मुस्लिम लीग ने देखें किस तरह रेजोल्यूशन चेंज किया। रेजोल्यूशन ये 7 से 9 अप्रैल 1946 को मुस्लिम लीग का इजलास चला था, और यहां अब कर दिया गया कि जोन्स जिनमें वो बंगाल, असम, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध, बलूचिस्तान, ये सब एक सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट का लफ्ज कर दिया गया। यानी सोचिए, मार्च 1940 में स्टेट्स का लफ्ज, और अब 46 में इलेक्शन जीतने के बाद एक स्टेट का लफ्ज कर दिया गया। अब जो मुस्लिम लीग के मुरखीन हैं, जो तारीख का ज़्यादा शऊर नहीं रखते, या नवाए वक्ती जिनको स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है, वो ये कहते हैं कि असल में लाहौर रेजोल्यूशन में टाइपिंग का एरर हो गया था, वहां भी स्टेट का लफ्ज ही था मार्च 1940 में। लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है, ये बहुत बड़ा एक तारीखी झूठ है, क्योंकि मुस्लिम लीग के पास 6 साल थे, उसे इतना बड़ा टाइपिंग एरर नजर नहीं आया। एक टाइपिंग एरर स्टेट से एस आगे बन गया स्टेट्स, उसको इतना बड़ा नजर नहीं आया कि टाइपिंग का एरर है। खैर 46 में एक तो ये
बंगाल को बात की गई कि अब एक सॉवरन स्टेट के तौर पर शामिल किया जाएगा। और उसके बाद फिर बंगाल की तकसीम की बात, क्योंकि बंगाल की जो तकसीम की बात थी ये बंगाली मुसलमानों के लिए, किसी अक्सरियत के लिए काबिल कबूल नहीं थी। और इसका हमारे पास प्राइमरी सबूत, प्रूफ क्या है? खुद शेख मुजीबुर रहमान की लिखी हुई किताब द अनफिनिश्ड मेमोरीज। ये अनफिनिश्ड मेमोरीज उन्होंने, जब शेख मुजीबुर रहमान यहाँ 1967 से लेकर 69 में कैद में थे, पाकिस्तान की कैद में थे, उस वक्त के फौजी हुक्मरानों की कैद में थे, तो इन्होंने अपनी याददाश्तें लिखना शुरू की। और फिर इन याददाश्तों को इनकी बेटी शेख हसीना वाजिद ने ट्रांसलेट करके 2012 में पब्लिश कराया, और अब ये हमारे सामने है। ये किताब पढ़ना हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये बात भी याद रखिए, ये किताब शेख मुजीब तब लिख रहे हैं जब 1967 से 69, जब एक बार भी उनसे पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान मंसूब नहीं किया जा सकता। एक बार भी उनसे नहीं कहा जा सकता कि मैं तो अलहदगी पसंद हूँ, बंगाल को अलहदा करना चाहता हूँ। उस वक्त की किताब का प्राइमरी सोर्स देखें तो शेख मुजीब बताते हैं, जिस तरह वो खुद 1946 के इलेक्शन में एक स्टूडेंट, एक वर्कर के तौर पर बहुत एक्टिव काम कर रहे थे मुस्लिम लीग के लिए, और मुस्लिम लीग में उनके रहनुमा हुसैन सहरवर्दी थे, जो बंगाल में मुस्लिम लीग के बड़े एक्टिव लीडर थे। अब शेख मुजीब ये क्या लिखते हैं अपनी किताब में? शेख मुजीब लिखते हैं कि जून 1947 में डिक्लेरेशन ये पास किया गया कि इंडिया को डिवाइड किया जाएगा। कांग्रेस इस तकसीम को मान गई थी इस शर्त पर कि बंगाल और पंजाब को भी तकसीम किया जाएगा। और अब शेख मुजीब कहते हैं कि वाई शुड वी नॉट रिटेन कलकत्ता? कलकत्ता हमारे पास क्यों नहीं आ रहा? कलकत्ता को हमारे पास आना चाहिए। वी फॉर आवर पार्ट डिसाइड टू ऑर्गेनाइज पब्लिक मीटिंग अगेंस्ट दिस प्लान। अब उस वक्त के यानी मुस्लिम लीग ने, ये बंगाल की मुस्लिम लीग जो हुसैन शहीद सरवर्दी और नीचे ये शेख मुजीबुर रहमान जैसे लोग, इन्होंने कहा कि इस प्लान के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। लेकिन फिर वो लिखते हैं, हम क्या कर सकते थे अगर सेंटर लेवल पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये प्लान मंजूर कर लिया था। अब ये लाइंस बड़ी अहम है, ये देखिए कि इलेक्शन के दौरान बंगाली मुसलमान समझ रहा था कि वो लिख रहे हैं, दे वर अंडर द इंप्रेशन दैट द होल ऑफ बंगाल एंड असम वुड बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इन बंगाल द हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स वुड बी ceded टू इंडिया। वी बिकम फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस टर्न ऑफ इवेंट्स। ये शेख मुजीब की अपनी किताब है, इंटरनेट पर भी दस्तयाब है, पेज 76-77 में। यानी हम फ्रस्ट्रेट हो गए जब हमारे इल्म में आया कि बंगाल तो तकसीम होने वाला है। हमने ये सोचकर तो वोटिंग नहीं की थी कि बंगाल तकसीम हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर बंगाल से मुस्लिम लीग के लीडर हुसैन सरवर्दी वो जिना के पास जाते हैं। इसका हवाल भी शेख मुजीब अपनी किताब में देते हैं कि मिस्टर सरवर्दी वेंट टू दिल्ली टू मीट मिस्टर जिना, और जिना से मुलाकात के दौरान वो एक तजवीज़ पेश करते हैं जिना को, क्योंकि सरवर्दी भी बंगाल के डिवीजन के खिलाफ थे, तकसीम के खिलाफ थे। इनको भी नहीं पता था 46 के इलेक्शन तक, 46 के बाद, कि इस तरह ये बंगाल को तकसीम करने की बात की जाएगी। इन्होंने जिना को एक फार्मूला पेश किया। वो फार्मूला था कि बंगाल यूनाइटेड रहते हुए अलग होगा, यानी एक अलग अपना तखशुस रखेगा यूनाइटेड होते हुए। अब शेख मुजीबुर रहमान के मुताबिक जिना को इस प्रपोजल से कोई इशू नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस थी वो इस बात को नहीं मान रही थी। वो कलकत्ता को अपने पास यानी इंडिया में रिटेन करना चाहती थी। एनीवेज, ये भी शेख मुजीब ने लिखा है। अब यहाँ पर सहरवर्दी को जब पता चला, सहरवर्दी क्या कहते हैं? सहरवर्दी कहते हैं कि नो बॉडी कैन बी हैप्पी दैट द मार्च ऑफ इवेंट्स हैड डिवाइडेड द बंगाली पीपल। यानी किसी को नहीं पता था कि इस तरह बंगाली लोग तकसीम हो जाएंगे। क्या पता कल को कोई शऊर जागे, कॉमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगेन ब्रिंग द टू पार्ट्स टुगेदर, तो इन दोनों हिस्सों को दोबारा एक साथ कर दिया जाए। तो ये एक ऐसी हकीकत थी कि जो मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत तो गई, लेकिन बंगाली मुसलमानों की अक्सरियत क्या समझ रही थी ये आपके सामने आ गया। इसी तरह जो एक और मैं इसको कहूँगा कि एक फैकेट था या एक तरह का जो बंगाल के लोग ये मुसलमान क्या समझ रहे थे मुस्लिम लीग को वोट देते हुए, वो ये नहीं समझ रहे थे कि हम पर जागीरदारी निज़ाम ही मुसलत रखा जाएगा, हम पर जागीरदार हुकूमत करेंगे। इसका सबूत भी शेख मुजीबुर रहमान की अपनी किताब में है। ये देखिए, जब वो मुस्लिम लीग के लिए काम कर रहे हैं, हुसैन सरवर्दी, मुजीबुर रहमान और बंगाल के जो मुस्लिम लीगी एंटी फ्यूडल लोग हैं, तो वो ये कहते हैं कि वहाँ पर
सैरवर्दी से मशवरत के बाद मिस्टर हाशम, ये भी मुस्लिम लीग के लीडर थे, एक ऐसा मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग के लिए लेकर आए जिसमें यह बात की गई थी कि जिम्मेदारी निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाएगा, और रेडिकल उसमें अप्रोच थी। और जो हम लोग थे, शेख मुजीब कहते हैं कि दोज अमंग अस हु वर यंग एंड वर स्टूडेंट्स वर प्रोग्रेसिव माइंडेड टुक अप दीज पॉइंट्स एंड बिगन टू स्पीक आउट ऑन देम। तो हम लोगों ने इस पर बात करनी शुरू कर दी कि पाकिस्तान बनेगा, यहाँ जागीरदारी निज़ाम नहीं होगा, यहाँ ज़िम्मेदारी निज़ाम नहीं होगा, यहाँ जो पुराना एक चला आ रहा है तस्वर भद्रा लोग की सूरत में, उसको ख़त्म किया जाएगा। तो ये वो सोच थी। यानी बाकी, अभी हम चूंकि हमारा आज का मौजूद ये बंगाल ही है, बाकी इलाकों में मुस्लिम लीग ने अलग अलग अप्रोच लगाई थी। यूपी में मुस्लिम सीटें जीतने के लिए, सीपी में, मुंबई में, खुद पंजाब में मुस्लिम लीग को पूरा अलाइंस करना पड़ा था। मुस्लिम लीग ने जो यूनियनिस्ट पार्टी के लोटे थे उनको टिकट दिया था। जो यूनियनिस्ट पार्टी यानी जागीरदारी निज़ाम के हामी थे वो 46 में जिस तरह मुस्लिम लीग में पंजाब में शामिल हुए, यानी हर जगह मुस्लिम लीग को अलग जतन करने पड़े थे। लेकिन बंगाल में जो मुस्लिम लीगी वर्कर्स की एक शरीयत थी, जो मुस्लिम लीगी इवन लीडर्स भी, हुसैन सरवर्दी का जिस तरह मैं नाम ले रहा हूँ, ये हुसैन सरवर्दी वही हैं जिन्होंने फिर अवामी लीग की बुनियाद भी रखी थी। अवामी लीग की बुनियाद इन्होंने रखी थी 1950 में, इसको अवामी मुस्लिम लीग का कहा जाता था। फिर ये अवामी लीग आ गई। इनको हम, हुसैन सरवर्दी को हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे, इनको हम मुजीबुर रहमान का एक तरह का पॉलिटिकल मेंटोर कह सकते हैं। यानी शेख मुजीब की तरबियत में, शेख मुजीब के नज़रियात में, शेख मुजीब के जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी उसमें हुसैन सरवर्दी का बहुत ज़्यादा अमल दखल था, जिसको खुद शेख मुजीब अपनी किताब ही मानते। तो ये थे चंद अहम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कि किस तरह 1946 में मुस्लिम लीग ने बंगाल में इलेक्शन जीता। बंगाल का मुसलमान क्या समझ रहा था कि बंगाल यूनाइटेड ही रहेगा, तकसीम नहीं होगा। अगर तकसीम, इस हद तक यूनाइटेड का वो तस्वर था कि अलग स्टेट के तौर पर बंगाल रहेगा, और प्लस ये कि आज़ादी के बाद 47 के बाद जागीरदारी निज़ाम ख़त्म किया जाएगा, ज़िम्मेदारी निज़ाम ख़त्म किया जाएगा, एबॉलिश किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो भी तारीख का हिस्सा है। फिर जारी बात है उसका नुक्ता रूज जो है, जो 1970 के इलेक्शन हमारे सामने आया। जो लोग इस 1970 के इलेक्शन को एक हादसा, एक्सीडेंट समझते हैं, वो हिस्ट्री को नहीं समझते, वो बंगाल की डायनामिक्स को नहीं समझते। वो ये नहीं समझते कि बंगाल की डायनामिक्स में उस तरह का फ्यूडल अप्रोच थी नहीं, उस तरह का फ्यूडलिज्म था ही नहीं, उस तरह की अप्रोच थी नहीं जिस तरह मुस्लिम लीग बाकी इलाकों में कर रही थी। यही वजह है कि मुस्लिम लीग को बंगाल में 46 का इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे नारे लगाने पड़ रहे थे कि ये नारा आप देखिए, लंगोल जार जोमी तार, यानी जो बोएगा वही खाएगा, यानी जमीन जो है वो किसान की होगी, काश्तकार की होगी। ये मुस्लिम लीग जैसी एक बैकवर्ड, एक कंजर्वेटिव जमात, जागीरदारी निज़ाम की जो हामी, जिसने पूरा 46 का इलेक्शन अक्सर इलाकों में नवाबों, जागीरदारों, जिम्मेदारों की मदद से जीता था, उसको बंगाल में नारा लगाना पड़ रहा था बंगाल के मुसलमानों की हमायत लेने के लिए। तो ये था कुछ अहम तारीखी हकायक, हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो मैंने आपके सामने शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद को। अगर आपको वीलॉग पसंद आया है शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अपना फीडबैक भी दीजिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।